हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का सीरीज चल रहा है। एंड इस सीरीज का ना ये आज लास्ट लेक्चर है। मतलब आपका ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी ये आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर में देखा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली करते क्या है। तो आपको पता है ना कि हम लोग अपना जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है, ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा डीएनए जिसका हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। और हम ये कॉपी क्यों बना रहे हैं? ताकि वो डीएनए जब एक्सप्रेस करे ना तो उससे जो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम यूज कर सके, उसको हम ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में अवेलेबल है, आप लोग उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो सारा क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके। तो हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप आता है? ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। एंड उस पूरे डीएनए में जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डीएनए सीक्वेंस जिसका हम कॉपी बनाकर उसको एक्सप्रेस करवाकर उससे उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले ना डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे, कैसे किया जाता है, क्या तरीका है, वो सीखेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मान लीजिए हम डीएनए को आइसोलेट करिए, अब उस डीएनए का क्या है, छोटा छोटा फ्रैगमेंट बनाएंगे। एंड उस फ्रैगमेंट में जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसको हमको सीखना है कैसे किया जाता है। एंड ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे ना कि मान लीजिए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम सेलेक्ट किए हैं अगर वो बहुत कम है तो हम उसका क्या करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे पीसीआर का यूज करके, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग पीसीआर को भी देखने वाले हैं, कैसे किया जाता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, कैसे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। एंड अब हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में लाइगेट करेंगे एंड बना देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करे वैसे वैसे मेरा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करता जाएगा और जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्लोनिंग होता चला जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर किए। अब जैसे आपको पता है ना बैक्टीरिया का कॉलोनी में बहुत सारा बैक्टीरिया है। अब किस बैक्टीरिया के अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है उसको सेलेक्ट करना भी जरूरी है। और इसका सिलेक्शन हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का यूजिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एंड लैक जेड जीन। ठीक है, अब मान लीजिए हम अपने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट को सेलेक्ट कर लिए। अब हम उसका क्या करेंगे ना, कल्चर करेंगे लार्ज स्केल में, उसको पूरा न्यूट्रिएंट खिलाएंगे, उसको एकदम बढ़िया सा ऐसा सारा कुछ देंगे ना जो कि उसके ग्रोथ को सपोर्ट करे। ताकि वो अगर ग्रोथ करेगा ना तो उसके अंदर जो मेरा डीएनए लगा हुआ है, फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। एंड वो अगर एक्सप्रेस होगा तो हम उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इस जो एक्सट्रैक्शन है ना इसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो ये जो सारा स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, हमको तो पूरा डीएनए चाहिए ना, एंड उस डीएनए में जो मेरा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है उसको भी हमको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो हमारा पहला स्टेप है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम डीएनए को ना अलग अलग सेल से आइसोलेट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं एनिमल सेल से, ठीक है, एनिमल सेल से, या फिर हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं किसी बैक्टीरियल सेल से, या फिर हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं किसी प्लांट सेल से, या फिर हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं किसी फंगल सेल से। ठीक है, हम लोग कहीं से भी डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं।
अब देखिए हमको ना डीएनए को आइसोलेट करने के लिए ना जो डीएनए है ना वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, मतलब वहां पे सिर्फ डीएनए होना चाहिए और कुछ नहीं। अब मान लीजिए किसी भी सेल के अंदर खाली डीएनए तो होता नहीं है, उसके अंदर आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, उसका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज को ब्रेक करके ना एकदम डीएनए को ढूंढना पड़ेगा। देखिए जब भी हम लोग एनिमल सेल से या बैक्टीरियल सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं ना, तो उसके जो भी डीएनए के अलावा जो भी चीज़ है, ठीक है, लाइक उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या उसका सेल वॉल है, तो उसको तोड़ने के लिए ना हम लोग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। आपको ये याद रखना है कि किस सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम लोग किस एंजाइम का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल, अगर हमको यहां से डीएनए आइसोलेट करना है ना, तो हमको यूज करना पड़ेगा लाइसोजाइम का, ठीक है। एंड मान लीजिए कि अगर हमको प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है, अब आपको पता है कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना है। अब सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमको जो एंजाइम चाहिए वो क्या चाहिए, सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। तो प्लांट सेल से अगर हमको डीएनए निकालना है तो सेलुलेज का यूज करेंगे। एंड अगर मान लीजिए फंगल सेल से हमको डीएनए को निकालना है, तो फंगल का सेल वॉल क्या चीज़ का बना है, काइटिन का। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसा किए हम, उसके सेल वॉल को ब्रेक किए वहां से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर हम किसी डीएनए को या किसी सेल को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर खाली डीएनए है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पूरा मिक्सचर मिलेगा। आपको मान लीजिए यहाँ पे डीएनए मिला, आपको यहाँ पे आरएनए मिला, आपको यहाँ पे प्रोटीन मिला। हमको क्या चाहिए, हमको तो सिर्फ डीएनए चाहिए ना, तो हमको ये आरएनए प्रोटीन को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आरएनए और प्रोटीन को भी किसी तरीके से इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमको आरएनए को रिमूव करना है ना, तो हम लोग यूज करते हैं आरएनएज एंजाइम का। ये जो आरएनएज एंजाइम है ना, ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अगर हमको प्रोटीन को रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, एंड यहाँ पर ना हमने क्या किया, हमने डीएनए आरएनए प्रोटीन का जो मिक्सचर था उसमें से आरएनए और प्रोटीन को रिमूव कर दिया बाय यूजिंग आरएनएज एंड प्रोटीएज। तो अब यहाँ पर सपोज दैट ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो ये तो इसको तो हम लोग नहीं ना डाइजेस्ट किए, इसके लिए हम लोग कुछ यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि यही तो हमको चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनडाइजेस्टेड डीएनए। अनडाइजेस्टेड डीएनए, क्योंकि डीएनए को हमने एकदम प्योर फॉर्म में रखा है, उसको तोड़ने के लिए हमने कोई एंजाइम नहीं डाला। अब मान लीजिए कि ये हमारा आरएनए है, आरएनए को रिमूव करने के लिए, आरएनए को क्या डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या डाला, आरएनएज डाला। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टेड आरएनए, ये आरएनए अब डाइजेस्ट हो चुका है। एंड मान लीजिए कि नीचे हमारा प्रोटीन है, एंड इस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या डाला था, हमने डाला था यहाँ पे प्रोटीएज। तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा डाइजेस्टेड प्रोटीन, डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसके बाद हम मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन किए। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है ना कि आप इस टेस्ट ट्यूब को ना बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करवा दिए ताकि इसका सेपरेशन हो सके। डीएनए आरएनए प्रोटीन जो है ना, इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब में अनडाइजेस्टेड डीएनए है, डाइजेस्टेड आरएनए है, डाइजेस्टेड प्रोटीन है। तो अब हमको इसको ना सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेशन का टेक्निक एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हाई स्पीड में उसको रोटेट करवाया जाता है। तो जब हम इसको ऐसा रोटेट करवाएंगे ना, तो जो डीएनए है ना वो मेरा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो मेरा अनडाइजेस्टेड डीएनए है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये अनडाइजेस्टेड डीएनए का क्या हो जाएगा, सेपरेशन। तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए अब सेपरेट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब देखिए हमको ना इस डीएनए को थ्रेड के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में ये मिलेगा, लेकिन हमको इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए ना, सपोज दैट ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, एंड इसमें ना इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ऐड करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल। ये चिल्ड इथेनॉल क्या करता है ना, जो डीएनए है ना उसको एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर भेज देगा। चिल्ड इथेनॉल डाले, एंड चिल्ड इथेनॉल डालने से सपोज दैट ये हमारा जो डीएनए था इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा थ्रेड के फॉर्म में, है ना, फाइबर के फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड, चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या हो गया, हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए हो गया, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए।
प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। एंड ये जो डीएनए प्रेसिपिटेट है ना, इसको अब हम क्या करेंगे, वहां से निकाल लेंगे, है ना, उसको आइसोलेट कर लेंगे, ऐसे चम्मच डालेंगे, उसको ऐसे खींच लेंगे। और वो जो खींचना है ना, इसमें से जब डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हुआ थ्रेड के फॉर्म में, एंड उसको जब हम आइसोलेट किए, तो ये स्टेप कहलाता है स्पूलिंग। स्पूलिंग ऑफ डीएनए एकदम एनसीईआरटी में ना बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिया है, आपको अभी दिखाऊंगा। स्पूलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। तो ये सारा स्टेप है आपका क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का। एंड यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है कि हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हमको एकदम प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए। और प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस सेल के अंदर जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स है लाइक आरएनए और प्रोटीन, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये स्पूलिंग करते हुए दिखाया है, ये दिख रहा है ना, ये स्पूलिंग है, ये जो डीएनए थ्रेड है उसको खींच रहा है। एंड जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, ये सब एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है। देखिए क्या लिखा है, रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। अगर हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करना है तो वो हमको एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecule such as RNA and protein, polysaccharide and also lipid। सेल के अंदर तो सब प्रेजेंट है ना, लेकिन हमको डीएनए एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए। अब कैसे हम लोग करते हैं, दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, plant or animal cell tissue with enzymes such as lysozyme in a case of bacteria, cellulase in a case of plant cell, chitinase in a case of fungus cell। You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones। The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease। समझ में आ रहा है ना, आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज जो कि राइबोन्यूक्लियस लिखा है, और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डाले, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया, एंड ये आपको ये दिख रहा है ना फाइन थ्रेड के फॉर्म में, ठीक है, और उसको हमको निकालना इज कॉल्ड स्पूलिंग। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हमने क्या किया है ना, जो डीएनए है उसको आइसोलेट कर लिया किसी भी सेल से। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता है ना कि डीएनए का फ्रेगमेंट बनाने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है। ये ऐसा कैंची है जो आपका डीएनए को कट करने का काम आता है। ठीक है, और मेनली आपको पता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके ना हम लोग क्या किए, वो जो डीएनए निकाले थे उसका फ्रेगमेंट बना दिए। एंड आपको पता है ना कि हम लोग जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करते हैं, उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को भी कट करते हैं, ताकि हमको सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड मिले एंड उसका जो लाइगेशन हो वो इजीली हो सके। तो ये हमारा क्या है, सेपरेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये पूरा एनसीईआरटी का राइट अप है, देखिए एक बार इसको रीड करते हैं, होप आपको लोगों को समझ में आ रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए। हम लोग जो डीएनए निकाले ना उसको इंक्यूबेट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालकर at the optimal condition for that specific enzyme। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट किया ना छोटा छोटा फ्रेगमेंट में, तो अब हम उस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हैंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ठीक है, जैसा हम लोग आपका इस डीएनए के साथ कर रहे हैं जिसको हमने आइसोलेट किया है, वो सेम प्रोसेस हमको वेक्टर डीएनए के साथ भी करना है। The joining of DNA involves several processes. After having cut the source DNA as well as the vector DNA with specific restriction enzyme,
आपको बताया ना कि हम लोग जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए को आइसोलेट किए, डीएनए को कट किए हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को भी कट करेंगे। The cut out gene of interest from the source of DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added। ligase क्या करेगा ना, वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर देगा, चिपका देगा, जिससे क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइसोलेट किए, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया। अब उस डीएनए फ्रेगमेंटेशन को ना, अब वो जो पूरा डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो पूरा स्टेप है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका कहलाता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में यहाँ पे ना हम लोग एग्रोज जेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एग्रोज जेल एक नेचुरल पॉलीमर है जो सी वीड से ऑब्टेन किया जाता है। आप देखिए क्या हो रहा है ना, हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हमने जो डीएनए का फ्रैगमेंट बनाया था, उस डीएनए के फ्रैगमेंट को ना अब हम सेपरेट कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना 1 2 3 4, आपको 4 वेल्स दिख रहा है। ये वेल्स क्या होता है, वेल्स में ना हम लोग अपना जो डीएनए सैंपल है, जो मेरा डीएनए का फ्रैगमेंट बना है ना, उसको लोड करते हैं। यानी कि ये जो डीएनए सैंपल है जिसका हमने फ्रैगमेंटेशन किया, उसको हमने इस वेल्स में लोड किया, ठीक है। अब लोड करने के बाद ना आपको पता है डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इधर आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज को इधर क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो आपका पूरा ये जो सेटअप दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये क्या है, एग्रोज जेल है, एग्रोज जेल। जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो डीएनए है ना, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन करेगा। ये पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये जो डीएनए सैंपल हमने लोड किया था वेल्स में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो एग्रोज जेल है ना, उसमें क्या करेगा, रन करेगा। एग्रोज जेल है उसमें रन करेगा उसको ना, जैसे छोटा, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये जेल है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा जेल है। अब हमने इधर डीएनए डाला, डेट इज नेगेटिव चार्ज, एंड इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये वेल्स में हमने अपना डीएनए डाला था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पे क्या होगा ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये जेल के अंदर ना आगे बढ़ेगा, जेल को पूरा चीरते हुए, है ना। एक तरीके से हम लोग बोले जेल में पोर्स क्रिएट करते हुए, इसको सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। तो सीविंग इफेक्ट से जो मेरा डीएनए है वो क्या करेगा, रन करेगा। एंड आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ ये याद रखिएगा कि जो जितना छोटा डीएनए होगा, डीएनए का जितना छोटा फ्रेगमेंट है वो उतना ज़्यादा दूर जाएगा, और डीएनए का जितना बड़ा फ्रेगमेंट है वो वेल के तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, द डीएनए फ्रैगमेंट्स separates DNA fragment separates according to their size, according to their size। smaller DNA fragments moves farther, है ना। जो जितना छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है वो उतना ज़्यादा दूर जाएगा, और जो जितना बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट है ना वो किधर रहेगा, वेल्स की तरफ ही रहेगा। लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव्स स्लोअर, वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाएगा। जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब जैसे अब बात आ रहा है ना कि ये जो डीएनए पूरा सेपरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ये जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये जो डीएनए पूरा सेपरेट हुआ, अब ना हम लोग इसको ऐसे ही नहीं देख पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड ना एक स्टेन है जो कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ना जो मेरा डीएनए सैंपल है उसको पूरा स्टेन कर देगा।
एंड जब हम इस इथिडियम ब्रोमाइड को ना, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड हमने डाला, डीएनए को वो स्टेन किया, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे यूवी लाइट को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूवी लाइट को पास करेंगे, यूवी लाइट। तो आपको कैसा कलर दिखेगा, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का जो दिखेगा ना, वही आपका डीएनए होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर रहे हैं, वहाँ पूरा जेल है, जेल में नेगेटिव चार्जेस है डीएनए। जब हमने डीएनए को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो क्या किया, पॉजिटिव एनोड की तरफ दौड़ा, तो उससे क्या हुआ, डीएनए जो है ना वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया। अब जो सबसे छोटा डीएनए था, जो छोटा डीएनए सीक्वेंस था, वो सबसे ज़्यादा दूर गया, मतलब वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस की तरफ गया, एनोड की तरफ गया, और जो बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट था वो वेल्स की तरफ ही रह गया, क्योंकि वो ज़्यादा रन नहीं कर पाया। अब हमने क्या किया, ऐड किया इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इथिडियम ब्रोमाइड, वो क्या है, स्टेन कर रहा है, वो जो डीएनए है ना उसको स्टेन कर दिया। जब हम वहां पे यूवी रेज को पास करवाए तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर में अपीयर्स हुआ डीएनए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसके बाद हम करेंगे, एक स्टेप आता है जिसको कहा जाता है इल्यूशन। इल्यूशन क्या है कि जो मेरा सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना, एग्रोज जेल से हम अपना जो डीएनए है, जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, उसको निकालना इज कॉल्ड इल्यूशन। इल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं ना, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए जो कि आपका एग्रोज जेल के अंदर है, उसको एग्रोज जेल से हम कट करेंगे, एग्रोज जेल में क्या कट लगाएंगे, और उससे उस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को निकालेंगे, है ना। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ separated bands of DNA from the gel, extraction of DNA और जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, फ्रॉम द जेल, फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, ये इल्यूशन कहलाता है। तो ये जितने भी टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार हम लोग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा स्टेप था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया छोटा छोटा फ्रैगमेंट में। अब हमने क्या किया, उस फ्रैगमेंट को उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया बाय यूजिंग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो हमने कैसे किया, तो ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वहां पर वेल्स बना हुआ है, वेल्स में हमने अपना डीएनए सैंपल को लोड किया, एंड डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया, जो छोटा साइज था वो ज़्यादा दूर गया, जो बड़ा साइज था वो वेल्स की तरफ रह गया। अब हमने वहाँ पर ऐड किया इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करने के बाद हमने उस जेल में यूवी रेज को पास करवाया, तो हमको जो मेरा सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट था वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखा। अब उस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट में जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जेल से एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड इल्यूशन। तो ये सारा स्टेप हो रहा है। देखिए ये पूरा आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट है, कैसे अभी हम आपको जो भी चीज बताए ना सब यहां वैसे ही लिखा है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. DNA fragment को separate करना is called gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. और यहाँ कौन सा मीडियम है, कौन सा मैट्रिक्स है, एग्रोज जेल। Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. सब कुछ आपको बता दिया है ना, कुछ नहीं छूटा है। The DNA fragment separate according to their size through sieving effect. आपको बोले थे ना कि जेल में जो पोर्स क्रिएट करते हुए डीएनए रन कर रहा है ना, उसी को sieving effect बोलते हैं, provided by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. ठीक है, जितना छोटा फ्रैगमेंट वो उतना आगे गया। तो ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब देखिए जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको हम लोग क्या किए, स्टेन किए बाय यूजिंग द डाई नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड।
अब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद हम क्या किए, यूवी रेज का पास किए, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। एंड अब हमको क्या मिलेगा, जैसे हम यूवी रेज क्यों किए, तो यहां लिखा है कि यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। हम प्योर डीएनए को नहीं देख पाएंगे विजिबल लाइट में, हमको यूवी रेज का यूज करना पड़ेगा। अब हम जब यूवी रेज का यूज किए ना, तो हमको क्या दिखा, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। और ये स्टेप को हम लोगों ने क्या कहा, इल्यूशन। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with a cloning vector। अब जब मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हमने इल्यूशन का स्टेप करके, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, इल्यूशन का स्टेप करके हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां से निकाला, एग्रोस जेल से। और अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कहां लाइगेट कर देंगे, इसको हम लाइगेट कर देंगे वेक्टर में। तो ये हमारा वेक्टर, और इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया। सपोज दैट यहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया, तो ये मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, जैसे हमने मान लीजिए कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है मान लीजिए, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का पहले एम्पलीफिकेशन करवाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे ना, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्पलीफिकेशन करवाएंगे, मतलब उसका बहुत सारा कॉपी बनाएंगे। और वो कॉपी बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इस PCR को ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें PCR का, डेट इज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो ये जो PCR है ना, ये 1983 में डेवलप हुआ था। कौन किए थे, कैरी मुलिस। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। एंड ये डिस्कवर हुआ था 1983 में। जो साइंटिस्ट किए थे उनका नाम है कैरी मुलिस। और ये PCR में हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो PCR में ना हम लोग क्या करेंगे, DNA का एम्पलीफिकेशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है उसका कॉपी बनाना, एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA, एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA। देखिए हम लोग कैसे करते हैं PCR। देखिए PCR का ना बेसिकली 3 स्टेप होता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है PCR का, उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप है हमारा PCR का, इसको कहा जाता है एनिलिंग। एंड PCR का जो थर्ड स्टेप है ना, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन। एंड ये तीनों स्टेप को हम समझेंगे डिटेल में। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये मेरा DNA फ्रैगमेंट है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी DNA फ्रैगमेंट का हम एम्पलीफिकेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 5 प्राइम DNA, आपको पता है एंटी पैरेलल होता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये जो DNA है ना, इस DNA का हम क्या करना चाहते हैं, बहुत सारा कॉपी बनाना चाहते हैं, एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं। एम्पलीफिकेशन मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस DNA में ना ये वो रीजन है, इस DNA का ये वो रीजन है जिसका हम एम्पलीफिकेशन करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे रीजन टू बी एम्पलीफाइड, रीजन टू बी एम्पलीफाइड। एंड ये हमारा क्या दिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड DNA दिख रहा है ना सभी को। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी DNA का क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के लिए ना हमको क्या टेम्परेचर चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा, डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर चाहिए। और डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है ये सेपरेट हो जाएगा। एक इधर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया, और ये आपका दूसरा DNA का स्ट्रैंड
3' टू 5'। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, है ना। ये जो मेरा डीएनए फ्रैगमेंट्स है जिसका हम एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं ये अब सेपरेट हो चुका है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अब देखिए डीनेचुरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, उस नेक्स्ट स्टेप का नाम है एनिलिंग। नेक्स्ट स्टेप का नाम है एनिलिंग। एनिलिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है, एनिलिंग का मतलब होता है ना एडिशन ऑफ प्राइमर, प्राइमर को ऐड करना इज एनिलिंग। एंड इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री, एनिलिंग के लिए 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्राइमर, हमको प्राइमर को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए था, एक हमारा 5' टू 3' रन कर रहा था और दूसरा डीएनए हमारा 3' टू 5' रन कर रहा था, ठीक है। अब प्राइमर को ऐड करना है, आपको समझना पड़ेगा ये प्राइमर क्या होता है। देखिए प्राइमर ना शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलते हैं, वो डीएनए फ्रैगमेंट ही है, डीएनए प्राइमर है इन केस ऑफ पीसीआर। तो वो जो प्राइमर है ना वो एक्चुअल में प्रोवाइड करता है फ्री 3' प्राइमर। प्राइमर में आप लोग जब भी कोई पूछे ना क्या होता है प्राइमर, तो आप बोलेंगे कि जिसके पास फ्री 3' हो, क्योंकि आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना वो डीएनए का लेंथ को कैसे बढ़ाएगा, तो उसको एक फ्री 3' चाहिए। वो फ्री 3' में ही नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और डीएनए का लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो एनिलिंग का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ प्राइमर। एंड मान लीजिए ना हम लोग यहाँ पे प्राइमर को ऐड कर दिए, ये हमारा क्या है, ये प्राइमर है। प्राइमर भी ऐसे एंटी पैरेलल चलेगा 5' टू 3'। एंड इधर ये आपका दूसरा स्टैंड, यहाँ पे भी सपोज दैट ये प्राइमर ऐड हो गया 5' टू 3'। ये हमारा क्या है, प्राइमर, ये भी प्राइमर एंड ये भी प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर है। प्राइमर जब ऐड हो जाएगा ना तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग कह सकते हैं। इसका नाम है क्या, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा ना कि जो मेरा डीएनए है वो एक्सटेंड करेगा, वहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। एंड आपको बता दे इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना वो चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, मान लीजिए हमको डीएनए का लेंथ बढ़ाना है तो हमको एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा इन अ केस ऑफ पीसीआर आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप ऐसा समझिए कि हमको ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए ना जो थर्मोस्टेबल हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो अपना काम कर पाए। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज इन अ केस ऑफ पीसीआर हम लोग यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम। पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का जो काम करता है ना वो कौन करता है, वो टैक पॉलीमरेज करता है। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। और ये जो टैक पॉलीमरेज है ना इसको हम लोग कहाँ से निकाले हैं, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल दिए, एक्सटेंशन के लिए एक एंजाइम डाल दिए टैक पॉलीमरेज। और दूसरा चीज़ हमको यहाँ क्या डालना पड़ेगा, हमको यहाँ डालना पड़ेगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये टैग पॉलीमरेज इसी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को तो ऐड करके ना डीएनए का लेंथ को बढ़ाएगा। तो ये सब देने के बाद ना अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा, दैट इज एक्सटेंशन। देखिए क्या था हमारा, एक हमारा ये डीएनए था 5' टू 3' चल रहा था, और हमारा ये दूसरा डीएनए था जो कि 3' टू 5' चल रहा था, ठीक है। एंड एनिलिंग के टाइम हमने क्या किया था, प्राइमर को ऐड किया था। तो हमने इधर प्राइमर को ऐड कर दिया, सपोज ये हमारा प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है, 5' टू 3'। और इधर भी हमारा प्राइमर ऐड हो गया 5' टू 3'। ये प्राइमर ऐड हो गया। अब ना ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, नया नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और डीएनए का लेंथ को एक्सटेंड करेगा। और डीएनए का लेंथ आपको पता है ना हमेशा 5' टू 3' एक्सटेंड होता है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा डीएनए का लेंथ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ये नया डीएनए बना, आप देख रहे हैं ना स्टार्टिंग में मेरे पास कितना डीएनए था, बस एक डीएनए, अब कितना हो गया पीसीआर के बाद 2 डीएनए हो गया। तो इसी तरीके से जो पीसीआर है ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता रहेगा। ये तो एक साइकिल में 2 डीएनए, ये अभी क्या पीसीआर का एक साइकिल चला,
एक साइकिल में 2 डीएनए बना, और भी चलेगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। मतलब देख रहे हैं ना ये कैसे बढ़ रहा है, ये 2 to the power n का जैसा बढ़ रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा साइकिल चलाएंगे ना पीसीआर का, तो हमारा बहुत सारा डीएनए बन जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसका हम लोग एम्पलीफिकेशन करवा रहे हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका पीसीआर का, ये भी आप लोग समझ लेंगे। जैसे पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, लैब में, लेबोरेटरी कंडीशन। पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हीट किए हम लोग, कितना टेम्परेचर दिए, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट कर गया। नेक्स्ट आप गया एनिलिंग। एनिलिंग के लिए कितना, 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, और ये इतना दिए तो हमारा क्या हो गया, प्राइमर ऐड हुआ। और प्राइमर ऐड हुआ देन उसके बाद हमने क्या किया, टैग पॉलीमरेज डाला जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम है, प्लस डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डाला, और ये क्या किया, ये डीएनए का लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है। और जब 30 साइकिल मतलब बहुत ज़्यादा चला ना, तो फिर डीएनए एम्पलीफाइड हो गया 1 बिलियन टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अगर उसका नंबर कम है तो हम पीसीआर का यूज़ करके उसका बहुत सारा कॉपी बना लेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पीसीआर का 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब देखिए जैसे, हाँ ये तो पूरा आपका एनसीईआरटी का है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर लिए कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज लगता है, थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग उसको आइसोलेट किए हैं, जो कि आपका क्या है, एक थर्मो एसिडोफाइल्स है, ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। एंड अगर हम आपसे कुछ ऐसा एग्जाम में अगर पूछे ना कि एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे ये जो पीसीआर है ना, हम लोग इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, तो पहला एप्लीकेशन है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन। अगर पैथोजेन को डायग्नोज करना है ना, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन, वहाँ पीसीआर का यूज़ होता है। जैसे आप लोग देख रहे थे ना अभी कोरोना वायरस कोविड के केस में क्या हो रहा था, आरटी पीसीआर, वो भी एक पीसीआर का ही टाइप है। तो उससे भी हम लोग कोरोना वायरस को तो डिटेक्ट कर रहे थे, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन। या फिर इससे हम लोग मान लीजिए डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, अगर कोई डीएनए में म्यूटेशन हुआ है तो वो भी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, स्पेसिफिक म्यूटेशन। पीसीआर का यूज़ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर का यूज़ होता है। तो ये सब एप्लीकेशंस है पीसीआर का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजेन, पैलेंटियोलॉजी है ना, फॉसिल्स का स्टडी करने के लिए भी होता है पीसीआर का एप्लीकेशन। तो पीसीआर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक्चुअल में, ठीक है। तो पीसीआर क्यों हो पाया, क्योंकि हमने थर्मस एक्वेटिकस से थर्मोस्टेबल एंजाइम आइसोलेट कर लिया था। तो पीसीआर होप आपको समझ में आया है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है ना कि हमने बोला कि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था और ये हमारा क्या था, ये वेक्टर था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये हमारा वेक्टर था। एंड आपको पता है ना कि हमने क्या किया, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये फॉरेन डीएनए है, एंड ये हमारा वेक्टर है। इसको ना हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया ताकि हमको सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड मिले। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो हमारा वेक्टर है, इसको लाइगेज एंजाइम का यूज़ करके एक दूसरे में लाइगेट कर देंगे, चिपका देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर हो गया, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वेक्टर, और इसमें हमने क्या किया, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको लाइगेट कर दिया इस तरीके से। तो अब जो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाना, यही हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। यही हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है ना, तो हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब तो हमारे लास्ट के लेक्चर में तो ये सब हम लोग पढ़े थे ना कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया का कॉलोनी है, वो तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। अब क्या गारंटी है कि सारे बैक्टीरिया में मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, सारे बैक्टीरिया में तो नहीं जा सकता। तो हमको ना फिर ऐसा बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया के कॉलोनी में से ना ऐसा बैक्टीरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं।
तो इसको कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये तो हमने हमारे लास्ट के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में देखा। एंड लेक्चर नंबर 3 में भी दो मेथड बताया ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करके एंड लैग जेड जीन का यूज करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बैक्टीरिया के कॉलोनी से जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना। ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, और यही मेरा डिजायर्ड होस्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं ना, एक तो हमारा ये मेथड इस तरीके से हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि क्या गारंटी है, कोई भी होस्ट है सपोज दैट, क्या गारंटी है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ही ले, वो नहीं लेगा ना, वो तो उसके लिए फॉरेन है, उसके लिए भी फॉरेन है। तो देखिए, जैसे आप ऐसा समझिए, ये सपोज दैट ये कोई होस्ट है ना, होस्ट कौन, मेनली हमारा बैक्टीरिया ई कोलाई। अब ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। एंड आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसका जो लिपिड का टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एक्चुअल में। तो ये क्या होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कैन नॉट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमको उस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बोलने का मतलब है ना कि उसको हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो मेरा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले। ठीक है, तो प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक अप द डीएनए। एंड बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ना हम लोग डाईवैलेंट कटायन का यूज करते हैं। ठीक है, डाईवैलेंट कटायन जैसे कि कैल्शियम आयंस Ca2+। डाईवैलेंट कटायन मतलब क्या, कैल्शियम आयंस। अब अगर हम उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे ना, तो जो डीएनए है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा। कैसे करेगा, देखिए हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक दी बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट, हाउ टू मेक दी होस्ट कॉम्पिटेंट टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ना ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल बैक्टीरिया, अभी ये कॉम्पिटेंट नहीं बना है। सपोज दैट ये हमारा अभी क्या है, नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डाईवैलेंट कटायन से ट्रीट करेंगे। सपोज दैट इसको हम लोग CaCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दिए। अब जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो ऊपर जो सेल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे, या फिर आप बोल लीजिए सेल वॉल, वहाँ पे एक ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट हो जाता है, एक टेम्पररी पोर्स क्रिएट हो जाता है, जहाँ से कैल्शियम आयंस एंटर करता है। और कैल्शियम आयंस के साथ साथ ना मेरा जो डीएनए है वो भी एंटर कर जाता है। तो जब हम उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे ना, तो ये जो मेरा बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया, आफ्टर ट्रीटिंग विथ कैल्शियम आयंस, जैसे सपोज दैट ये बैक्टीरिया है एंड ये प्लाज्मिड है। अभी जो प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड को हम इसके अंदर डालना चाहते हैं ना, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, मान लीजिए इसको रेड से बना दिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया के अंदर जाना चाहता है। प्लाज्मिड बाउंड टू सेल एक्सटीरियर, अभी बाहर है ना, तो हम लोग इसको एक्सटीरियर बोल देते हैं। प्लाज्मिड बाउंड टू सेल एक्सटीरियर। अब जब हम इसको कैल्शियम आयन से ट्रीट कर देंगे ना, तो ये जो मेरा सेल है ये अब बन गया कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, हम इसको कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम इसको ना हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे। हीट शॉक ट्रीटमेंट,
इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ले जाएंगे 42 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री में ले आएंगे, फिर 42, फिर 0। इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट बोला जाता है। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो मेरा बैक्टीरियल सेल है ये कॉम्पिटेंट बन जाएगा। और ये कॉम्पिटेंट बनेगा जैसे ही, वैसे ही ये जो मेरा प्लाज्मिड इसमें लगा हुआ था ना, अभी सेल एक्सटीरियर में था, सेल के बाहर था, वैसे ही ये प्लाज्मिड एंटर कर गया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल और प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड इनटू होस्ट, प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड इनटू होस्ट और सेल। और अब ये जो सेल दिख रहा है जिसके अंदर हमारा प्लाज्मिड चला गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, अब इस सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इसको अब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो सेल के अंदर चला गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि आफ्टर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमको होस्ट में ट्रांसफर करना है तो होस्ट को पहले हमको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, देन फिर वो ट्रांसफर हो पाएगा। अब देखिए, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाकर अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा एनसीईआरटी में और भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेथड दिया है। जैसे अगर हम दूसरे तरीके का बात करें, अनदर मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन है ना, ये माइक्रो इंजेक्शन, आरडीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है, और ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एंड हमने क्या किया ना, हमने यूज किया माइक्रो इंजेक्शन। सपोज दैट ये माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन है, और इस माइक्रो इंजेक्शन में हमारा ये डीएनए का सॉल्यूशन है। सपोज दैट दिस इज अ डीएनए सॉल्यूशन इनसाइड द माइक्रो इंजेक्शन। तो हम ना माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके ना एनिमल सेल में डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी अनदर मेथड है दैट इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, इसको कहा जाता है बायोलिस्टिक और जीन गन। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका ना जो सेल्स है उसको बॉम्बार्डेड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। मान लीजिए ये कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है, तो इसको क्या करेंगे ना, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, और इसी गोल्ड और टंगस्टन में कोट कर दिए हमने डीएनए, जिस डीएनए को हमको ट्रांसफर करना है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बायोलिस्टिक और जीन गन। और भी मेथड है, जैसे डिसआर्म पैथोजन। आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना टीआई प्लाज्मिड इन द केस ऑफ प्लांट, अगर हमको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और एनिमल में करना है तो रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं। तो हम क्या किए थे, इसका जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर दिए, है ना, इसका जो पैथोजेनिसिटी है उसको खत्म कर दिए। पैथोजेनिसिटी को खत्म करना इज कॉल्ड डिसआर्म, मतलब उसका जो बीमारी पैदा करने का जो ताकत है उसको खत्म कर देना इज कॉल्ड डिसआर्म। एंड वैसा करके हम क्या किए, उसको एज अ वेक्टर यूज करने लगे ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सके। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रोपोरेशन, ये अलग मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ आर गिवन। इससे क्या होगा, जो आपका होस्ट होगा ना वो परमिएबल हो जाएगा, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाय क्रिएटिंग ट्रांजिएंट माइक्रोस्कोपिक पोर्स। और उस पोर्स से जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े, कॉम्पिटेंट बनाना, सबसे पहला मेथड क्या, कॉम्पिटेंट बनाना और जीन को ट्रांसफर करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना। दूसरा मेथड माइक्रो इंजेक्शन, तीसरा मेथड बायोलिस्टिक और जीन गन, चौथा मेथड डिसआर्म पैथोजन टीआई प्लाज्मिड जैसे कि और रेट्रोवायरसेस, और चौथा इलेक्ट्रोपोरेशन, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दे। तो ये सारा मेथड है किसके लिए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया, एंड अब हम ना अपना जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट था उसका भी हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है उसी का सिर्फ कल्चर करेंगे। ठीक है, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया एट अ लार्ज स्केल। हम सिर्फ उसी का कल्चर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर मेरा ना डिजायर्ड जो डीएनए है वो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो है, इसीलिए हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का कल्चर कर रहे हैं।
और उसका कल्चर हम कहाँ करते हैं, बायो रिएक्टर्स के अंदर। बायो रिएक्टर्स के अंदर ना वो सारा न्यूट्रिएंट रहेगा जो उसके ग्रोथ को सपोर्ट करे, ठीक है, कल्चर मीडियम एक तरीके का। तो फर्मेंटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। ये चैम्बर है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर किया जाता है लिक्विड और सॉलिड मीडियम में। देखिए क्या लिखा है, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी बायो रिएक्टर्स वर डेवलप वेयर लार्ज वॉल्यूम। बायो रिएक्टर्स का वॉल्यूम कितना है, 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। बायो रिएक्टर्स एक वेजल्स है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स है, उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कुछ एंजाइम हो सकता है ना, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। अ बायो रिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन। बायो, जैसे हम बोले ना, बायो रिएक्टर क्या है, एक तरीके का कल्चर मीडियम है, तो वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगा जिससे बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। और बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा ना तो उसी के अंदर तो मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो है, मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो है, तो उसका भी ग्रोथ होगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ऑप्टिमल कंडीशन है उसके अंदर फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है, सॉल्ट्स है, वाइटामिन है, सब किसके अंदर है, बायो रिएक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो बायो रिएक्टर्स के अंदर ये सब क्यों है, ताकि हमारा उसके अंदर जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले ताकि वो मल्टीप्लाई करे, एंड उसके अंदर जो मेरा डीएनए लगा हुआ है, मेरा फॉरेन डीएनए, वो भी मल्टीप्लाई करे और उसका भी एक्सप्रेशन हो। हाँ, अब देखिए इसके बाद ना अगर हम बात करते हैं जैसे बायो रिएक्टर्स का, तो मेनली आप लोग ना एनसीईआरटी में दो तरीके का बायो रिएक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर्स हम लोग स्टीयरिंग टाइप बोलते हैं, और स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर्स में ना ये दो है। मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप। अभी क्या मीनिंग होता है ना हम लोग बहुत अच्छे से सब समझ जाएंगे। स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर, एंड स्टीयरिंग टाइप में ये दो दिख रहा है ना, ये हमारा सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्ज स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, स्पार्ज स्टीयर्ड बायो रिएक्टर। यहां पर ना आपका जो सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर है और जो स्पार्ज स्टीयर्ड बायो रिएक्टर है, ये दोनों कैसा है, स्टीयर्ड टाइप है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्पार्ज स्टीयर्ड स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर का एक एडवांस वर्जन है, एडवांस फॉर्म है। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर का, तो ये जो सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर है ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें स्टीयरर या फिर इम्पेलर, है ना, स्टीयरर या इम्पेलर लगा होता है। इससे क्या होगा, ये स्टीयरर या इम्पेलर से क्या होगा, ये मीडियम को इम्पेलर घुमाकर मिक्स करता है, और ये ऐसा मिक्स करता है जैसे यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो, ऑक्सीजन सप्लाई। जैसे अगर हम बात करें ये जो सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर में एक स्टीयरर है, इसको इम्पेलर बोला जाता है, ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिंपल स्टीयर्ड बायो रिएक्टर होता है ना, इसमें जो एयर है, एयर बबल नहीं होता। इस बायो रिएक्टर में जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ सरफेस से मिलता है ना, सिर्फ इधर से स्टेराइल एयर दिख रहा है ना, इधर से सब बस मिलेगा, इसके अंदर कोई भी बबल्स नहीं है। यहाँ पे आपको बबल्स दिखेगा, अभी आगे समझाएंगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं स्पार्ज स्टीयर्ड बायो रिएक्टर का, स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर एक सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर का एडवांस्ड फॉर्म होता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ये स्पार्ज, है ना, ये स्पार्ज इसमें एक्स्ट्रा है। स्पार्जर लगा होता है बॉटम पे, ये जो आपको दिख रहा है ये स्पार्जर है। स्पार्जर से जो स्टेराइल एयर बबल्स है वो कल्चर मीडियम में छोड़ा जाता है और इम्पेलर बबल्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर ना आपको देखिए स्पार्ज स्टीयर्ड बायो रिएक्टर में स्टीयर्ड भी है और स्पार्जर भी है, ये दोनों प्रेजेंट है जो कि मीडियम को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहा है। अब अगर आप सोचिए अगर किसी मीडियम को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहाँ पर जो एरोबिक माइक्रोब्स है, एरोबिक माइक्रोब्स है वो बढ़िया से ग्रो करेगा, और एरोबिक माइक्रोब्स अगर बढ़िया से ग्रो करेगा तो मेरा जो उसके अंदर जो आपका जैसे पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है ना हम उसमें, तो एरोबिक माइक्रोब ग्रो कर रहा है, तो वो जैसे जैसे ज़्यादा ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ मेरे जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसके अंदर वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली समझ क्या रहे हैं एक्चुअल में, देखिए इसको हम लिख के बताते हैं, इसको अलग से इधर देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर का, सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर, एंड दूसरा क्या है हमारा, स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर, स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टीयरर, ये स्टीयरर का क्या काम होता है, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट का, ठीक है। स्टीयर मतलब इम्पेलर, जो आपको ये फोटो में दिख रहा है ना, ये इम्पेलर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये वही है। ये दोनों में प्रेजेंट होगा, ये इसमें भी प्रेजेंट होगा और ये इसमें भी प्रेजेंट होगा, दोनों में ये रहता है, ठीक है। अब स्टीयरर का काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है उसका यूनिफॉर्म मिक्सिंग करेगा बायोरिएक्टर के अंदर। अब अगर हम बात करें स्पार्जर, अब ये स्पार्जर आपका स्टीयर्ड वाले में एब्सेंट रहता है और स्पार्ज वाले में प्रेजेंट रहता है। अब इसका काम क्या है, तो ये बायोरिएक्टर के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीजन सप्लाई, अब आपको बताया ना कि सिंपल स्टीयर्ड में ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ सरफेस से आएगा, है ना, ओनली थ्रू दी सरफेस, ओनली थ्रू सरफेस। और यहाँ पर ना आपका ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होगा, थ्रू एयर बबल, क्योंकि जो स्पार्जर है ना वो क्या कर रहा है, वो एयर बबल ही तो बना रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है बायोरिएक्टर में थ्रू एयर बबल्स। एंड अगर हम बात करें ना ऑक्सीजन डिमांड का, तो आपका ये सिंपल स्टीयर्ड में ऑक्सीजन डिमांड लो होता है, इसमें हाई होता है ऑक्सीजन डिमांड। एंड ये जो सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर है ना, ये स्मॉल स्केल के लिए यूज होता है। अगर आपको मान लीजिए किसी एनएरोबिक बैक्टीरिया का भी ग्रोथ करवाना है या एरोबिक का भी करवाना है, लेकिन ज़्यादा एरोबिक का ग्रोथ किस में होगा, स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है ना, तो ये लार्जर स्केल में करवाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर। एंड आप यहाँ पे देखेंगे एक लिखा हुआ है गैस इंट्रेनमेंट। ये गैस इंट्रेनमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जब गैस स्पेशली ऑक्सीजन, ठीक है, गैस और गैस में कौन रहेगा, एयर में, स्पेशली ऑक्सीजन गैस, ये ऑटोमेटिकली लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है। गैस इंट्रेनमेंट का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑटोमेटिकली लिक्विड के अंदर मिक्स हो जा रहा है, इसी को गैस इंट्रेनमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यही दो टाइप है आपका, स्टीयरिंग टाइप दोनों है, सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर। एक बार ब्रीफ में, सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर में सिर्फ स्टीयर्ड है जो कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग कर रहा है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का, एंड स्पार्ज स्टीयर्ड बायोरिएक्टर में स्पार्जर ट्यूब लगा हुआ है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एरोबिक माइक्रोब्स को सपोर्ट कर रहा है और एरोबिक माइक्रोब्स बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसके अंदर जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा हुआ है वो भी अच्छे से मल्टीप्लाई करेगा और उससे जैसे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा ना, बाद में एक्सप्रेस करेगा, तो हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां से आइसोलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर में ना आप दो तरीके का कल्चर देखेंगे, एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। देखिए हम ये जो बैच कल्चर है ना, ये बैच कल्चर को एक्चुअल में हम लोग क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। बैच कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इसको हम लोग क्लोज सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना एक बार आप जब मान लीजिए जितना न्यूट्रिएंट डाल दिए और इसमें इसके अंदर जितना होस्ट है आपका, ठीक है, अब बाहर से आप कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब अब ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करके ही बाहर निकलेगा, है ना। क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा बायोरिएक्टर है जिसमें ऑल दी कंटेंट required to grow the culture, is added at once। एक ही बार में जो डालना था आपको डाल दिए कल्चर मीडियम में, है ना, एंड फिर उसको बंद कर दिए, एंड क्लोज। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर, इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, आप जैसे क्या कर रहे हैं, देखिए इधर जैसे ये आपका कंटिन्यूअस कल्चर है, प्रोसेस चालू है, हियर
while the process is ongoing, the process is ongoing प्रोसेस है इधर, इन बिटवीन है ना, प्रोसेस चल रहा है, हम लोग और वहां पे न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं, न्यू एडिशंस ऑफ फ्रेश कल्चर, न्यू एडिशंस ऑफ फ्रेश कल्चर could be done and used culture, ऐसा कल्चर जो यूज हो चुका है उसको हम लोग वापस निकाल भी सकते हैं, यूज कल्चर कैन बी विथड्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर है। बैच कल्चर मतलब क्लोज सिस्टम और कंटिन्यूअस कल्चर मतलब ओपन सिस्टम। क्लोज हो गया ना एक बार, तो फिर उसके बाद वो पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही ओपन होगा। तो जितना भी कंटेंट आपको रिक्वायर है ग्रोथ करवाने के लिए बैक्टीरिया का, वो आपको एक ही बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कल्चर में जो आपका कल्चर का एडिशन है फ्रेश कल्चर का, वो ऐड कर सकते हैं जब प्रोसेस ऑनगोइंग है, एंड जो यूज्ड कल्चर है उसको निकाल भी सकते हैं। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर जो आपका कल्चर है, जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें ना, तो मान लीजिए जो इनिशियल फेज है, जब आपका बैक्टीरिया उस बायोरिएक्टर में अडप्ट हो रहा है इनिशियल फेज में, तो ये कहलाएगा लैग फेज। लेकिन एक बार जब वहां पे उसका एडेप्टेशन हो गया ना, देन कंटिन्यूअसली वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये कहलाएगा लॉग फेज, एक्सपोनेंशियली, या फिर इसको हम लोग लॉग फेज बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस कल्चर में ना इस तरीके से दिखेगा। एंड आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक टर्म है हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जो होस्ट है वो बैक्टीरिया है, बट मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट होस्ट भी हो सकता है, ईस्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब हेट्रोलोगस मतलब वो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट, अलग अलग होस्ट में अगर कोई भी रिकॉम्बिनेंट जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये मतलब होता है इस लाइन का। हाँ, एंड देखिए लास्टली हमारा आज का ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें हमारा ये लास्ट स्टेप आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट यूटिलाइजेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है ये हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करिए ना, हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा के अपना जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसका क्लोनिंग करवाए, उसका बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बनवाए। अब क्या हो रहा है ना, वो एक्सप्रेशन होगा, उसका डीएनए एक्सप्रेस होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, एंड जो प्रोटीन बन रहा है वही तो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका ना सबसे पहले जब निकालेंगे तो उसको सेपरेशन करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, उसको ट्रायल के लिए भेजेंगे, देन मार्केटिंग करेंगे। ये जो सारा स्टेप होता है ना, सब आता है किसके अंदर, आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग is the name given to stage after fermentation, when the desired product is recovered, and purified, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसको हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट,
हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन चुका है, हम लोग उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, एंड ये जो सारा स्टेप कहलाएगा वो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए, दो चीज़ होता है, जितना देर बैक्टीरिया है ना वो बायोरिएक्टर्स के अंदर रहा है, जितना देर बैक्टीरिया फर्मेंटर या बायोरिएक्टर के अंदर रहकर ग्रो कर रहा है उसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, या फिर उसको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। बायोसिंथेटिक, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बायोरिएक्टर है, ठीक है। अब इस बायोरिएक्टर के अंदर जितना देर भी हमारा होस्ट है वो रह रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। एंड अब जब यहां से बैक्टीरिया को हम निकाल लिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से हम बैक्टीरिया निकाले, या कोई टॉक्सिन भी होगा या वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। अब जैसे वहीं से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को भी आइसोलेट कर रहे हैं। ऐसा समझिए कि यहाँ से जब हम इसको निकालें ना तो हमको यहाँ क्या क्या मिल सकता है। हमको यहाँ पर ना मान लीजिए कोई सेल मिल रहा है, या फिर हमको यहाँ कोई फ्लूइड पार्ट मिल रहा है, फ्लूइड पार्ट है ना, बायोसिंथेटिक फेज के बाद। तो कोई प्रोटीन जो है वो सेल के बाहर रहेगा या अंदर रहेगा। वो प्रोटीन क्या है, वही तो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, प्रोटीन ही मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो वो या तो सेल के बाहर रहेगा या सेल के अंदर रहेगा। जनरली जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना वो इस फ्लूइड में रहता है, इस फ्लूइड में जनरली जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो रहता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब ये जो पूरा फ्लूइड है ना इसमें से जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। अब हम इस प्रोटीन का ना सेपरेट कर लिए, निकालना इज कॉल्ड सेपरेशन। देन हम इसका अब क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन हम इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन हम इसका प्रिजर्वेशन करेंगे, है ना, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रिजर्व करके रखने के बाद हम क्या करेंगे ना, केमिकल ट्रायल, उसका टेस्ट करेंगे कि वो भाई सही है कि नहीं, है ना, वो बढ़िया सा काम कर रहा है कि नहीं, केमिकल ट्रायल करेंगे। देन उसके बाद हम मार्केट करेंगे, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जितना भी स्टेप दिख रहा है ये सब क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। बायोसिंथेटिक फेज जो दिख रहा है ना इसी को हम लोग अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। लेकिन एक बार जब बायोरिएक्टर से, जब फर्मेंटर से हमारा प्रोटीन बाहर निकल जाता है, देन उसके बाद एवरीथिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, एनीथिंग, एनीथिंग विच इज not a biosynthetic phase, anything which is not a biosynthetic phase is a downstream processing, is a downstream processing। तो आप देख रहे हैं ना कि जो अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। एनीथिंग विच इज नॉट अ बायोसिंथेटिक फेज इज अ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर से, फर्मेंटर से जब मेरा प्रोटीन बाहर निकल गया, उसका हमने सेपरेशन कर लिया, उसका प्यूरिफिकेशन कर लिया, उसका प्रिजर्वेशन कर लिया, देन वो सब क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। और आप देख रहे हैं ना कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो अब हमको मिल गया। यही पूरा बायोटेक्नोलॉजी है। आपका ये चैप्टर ना कंप्लीट होता है यहाँ पर, इसके बाद अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू। होप आप लोग को ये सारे वीडियो से बायोटेक्नोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।